नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बाहर से मासूम दिखती थी, पर उसके भीतर छिपी थी मौत की फैक्ट्री। साल था 1859। जगह नॉर्वे का एक छोटा सा गांव जिसका नाम था सेल्बू। यही वह जगह थी जहां 11 नवंबर को एक लड़की ने जन्म लिया। नाम रखा गया ब्रिनहिल्ड पॉल्सडाटर स्टोरसेथ। इस छोटे से गांव में बर्फ की मोटी परतें सड़कों पर महीनों तक जमा रहती थीं। यह गांव बहुत ठंडा था। यहाँ के लोग खेती करते थे और बहुत ही सादा जीवन जीते थे। ब्रिनहिल्ड का परिवार भी बहुत गरीब था। उसके पिता एक मजदूर थे जो पत्थर तोड़ने का काम करते थे, और माँ एक सामान्य घरेलू महिला थीं। उनके कुल 8 बच्चे थे और ब्रिनहिल्ड सबसे छोटी थी। वो बाकी गांव की लड़कियों जैसी ही दिखती थी, लंबी मजबूत शरीर वाली, शांत और अंदर से कुछ डरी हुई सी। लेकिन किसी को क्या पता था कि उसके अंदर कुछ खतरनाक विचार पनप रहा था। उसका बचपन बहुत कठिन था। ना ढंग से स्कूल जाने का मौका मिला, ना ही अच्छे कपड़े पहनने को मिले। वो दूसरों के पुराने कपड़े पहनती थी और गांव की औरतें उसका मजाक उड़ाती थीं। जब औरतें उसका मजाक उड़ाती तो वह शांत नहीं रहती। उसको गुस्सा आ जाता और वह औरतों पर पत्थर फेंक कर मार देती थी। गांव के कुछ लोगों का कहना था कि वो बचपन से ही गुस्सैल थी। एक बार उसके पालतू जानवर की मौत हो गई। ब्रिनहिल्ड बस चुपचाप बैठी रही, ना रोई ना कुछ बोली। शायद तभी से उसके दिल में किसी के लिए कोई एहसास नहीं बचा था। कहा जाता है कि जब वो करीब 18 साल की थी तो गांव के मेले में उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। उसका किसी अमीर किसान के बेटे से अफेयर था और वह गर्भवती हो गई थी। लेकिन उस लड़के ने शादी से मना कर दिया और उसी मेले में सबके सामने उसने ब्रिनहिल्ड के पेट में लात मार दी। कुछ हफ्तों बाद उसका बच्चा गिर गया। गांव के लोग ये नहीं जानते थे कि उसके मन में अब एक ऐसी आग जल उठी है जो कभी बुझने वाली नहीं थी, बदले की आग। कुछ साल बाद उसकी बड़ी बहन नील अमेरिका चली गई और वहां नौकरी करने लगी। फिर उसने ब्रिनहिल्ड को भी वहां बुला लिया। उस समय अमेरिका में नॉर्वे के बहुत सारे लोग जाकर बस रहे थे। खेतों में, फैक्ट्रियों में और घरों में काम मिल जाता था। 1881 में ब्रिनहिल्ड ने नॉर्वे को हमेशा के लिए छोड़ दिया। जैसे ही वो अमेरिका पहुंची, उसका नाम बदल गया। अब वो बन गई बेलगन्स। देश बदल गया, नाम बदल गया, लेकिन उसके दिल में जो अंधेरा था वो अब भी उसके साथ था। थोड़े ही समय बाद उसने एक कसाई की दुकान में काम शुरू कर दिया। वहां काम करने वाली औरतें कहती थीं कि बेल जानवरों को काटने में डरती नहीं थी। वो उन्हें बड़े शांत तरीके से काटती थीं, जैसे कोई आदत सी हो। जब वो चाकू चलाती तो उसकी आंखों में कोई भाव नहीं होते थे। एक बार एक सहकर्मी ने मजाक में कहा था, अगर ये औरत किसी को मार दे तो शायद इसे फर्क ही ना पड़े। उसे नहीं पता था कि यह मजाक एक दिन सच्चाई बन जाएगा। कुछ ही सालों में बेल बहुत बदल चुकी थी। अब वो एक सीधी सादी औरत नहीं रही थी। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो अमीर बनना चाहती थी, लेकिन बिना मेहनत किए। उसे चाहिए था पैसा किसी भी कीमत पर। इस रास्ते में उसे एक साथी मिला, मैड्स सोरेनसन। मैड्स एक सादा और मेहनती आदमी था, और वह भी बेल की तरह नॉर्वे से ही था। वह अपने समुदाय में भरोसेमंद माना जाता था। 1884 में दोनों की शादी हुई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। एक सीधा सादा घर, नौकरी, बच्चों की परवरिश और एक अच्छा भविष्य। लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। बेल और मैड्स के 4 बच्चे हुए, लेकिन उनमें से 2 बच्चों की रहस्यमयी मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा उन्हें पेट की गंभीर बीमारी थी, जिसमें पेट में जलन, उल्टी और बुखार होता था। लेकिन कुछ लोगों को शक हुआ, क्योंकि ये लक्षण उस जहर से मिलते थे जिसे स्ट्राइकनाइन कहा जाता है। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि दोनों बच्चों का बीमा पहले से कराया गया था, और उनकी मौत के बाद बेल को बीमा का पैसा मिल गया। पहली बार जब बेल को बीमा से पैसे मिले तो उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे उसे अब रास्ता मिल गया हो, मौत से पैसा कमाने का रास्ता। अब उसके भीतर कोई डर नहीं बचा था। साल 1898 में बेल और उसके पति मैड्स ने मिलकर एक कैंडी की दुकान खोली। लेकिन कुछ ही महीनों में वह दुकान जलकर खाक हो गई। जांच हुई, लेकिन कारण नहीं मिल पाया।
फिर भी बीमा कंपनी ने मुआवजा दिया और बेल को अच्छी खासी रकम मिल गई। अब जैसे बेल को एक तरीका मिल गया था, बीमा कराओ, हादसा हो और फिर पैसा पाओ। 1900 में एक और अजीब घटना हुई। मैड्स सोरेनसन के नाम दो जीवन बीमा पॉलिसियां थीं। एक की मियाद उसी दिन खत्म हो रही थी और दूसरी उसी दिन से शुरू हो रही थी। ठीक उसी दिन सुबह बेल ने डॉक्टर को बुलाया, कहते हुए कि उसके पति की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। डॉक्टर को कुछ अजीब लगा। मैड्स के शरीर पर कोई खास निशान नहीं थे, लेकिन बेल का व्यवहार बहुत ठंडा था। वो एक्सना रो रही थी, न घबराई हुई थी, जैसे सब पहले से तय हो। पुलिस ने भी जांच की, लेकिन कुछ साबित नहीं हो सका। बेल को दोनों बीमा पॉलिसियों से $5,000 मिले, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। इसके बाद बेल ने शिकागो छोड़ दिया और लापोर्ट, इंडियाना नाम की जगह चली गई। वहां उसने एक नया घर, एक खेत और नई जिंदगी शुरू की। पर यह जिंदगी किसी नई शुरुआत की ओर नहीं जा रही थी, बल्कि मौत के अंधेरे रास्ते की ओर जा रही थी। लापोर्ट में वह सीधी सादी बन गई थी। उसने 2 अनाथ बच्चियों को गोद लिया और खुद को एक दयालु विधवा के रूप में सबके सामने पेश किया। लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक नया शिकार ढूंढ रही थी। 1902 में उसने फिर शादी की। इस बार उसका पति था पीटर गनेस, एक शांत और इज्जतदार आदमी जिसके पास पहले से एक बेटा था। शादी के कुछ ही दिनों बाद उसका वो बेटा रहस्यमय हालात में मर गया और कुछ महीनों में पीटर गणेश की भी एक अजीब दुर्घटना में मौत हो गई। बेल ने कहा कि एक भारी मशीन उसके सिर पर गिर गई। पुलिस को शक हुआ, कुछ लोगों ने हत्या की बात कही, लेकिन बेल ने बिना घबराए सबके सवालों के जवाब दिए और एक बार फिर वो बच निकली। अब उसके चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास था, क्योंकि ना पुलिस, ना डॉक्टर और ना ही समाज, कोई भी उसकी सच्चाई को समझ नहीं पा रहा था। और सच्चाई ये थी कि बेल को अब लोगों को मारने की आदत लग चुकी थी। अब वो एक और रास्ता तलाश रही थी। अब उसे समझ आ गया था, वो मर्दों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है। ना उसे प्यार चाहिए था, ना साथ। उसे चाहिए था बस पैसा। और अब वह शिकार करने वाली शिकारी बन चुकी थी। धीरे धीरे उसका फार्म हाउस मौत का घर बनता जा रहा था। ऐसा घर जहां जो भी आता वापस कभी नहीं जाता। उस फार्म हाउस के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी रहती थी। दूर से देखने पर सब सामान्य लगता, खुला आंगन, लकड़ी की बाड़, खेतों में काम करती एक विधवा और उसके गोद लिए बच्चे। लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी। जो एक बार उस घर में दाखिल होता कभी लौट कर नहीं आता। अब बेल ने नया खेल शुरू किया। उसने अखबारों में शादी के विज्ञापन देने शुरू किए, जिनमें लिखा होता, एक अमीर विधवा 40 एकड़ जमीन की मालकिन ईमानदार और मेहनती साथी की तलाश में है, जो सच्चे प्रेम और भविष्य को लेकर गंभीर हो, वो पत्र लिखे। साथ में नकद धन जरूरी है। इस विज्ञापन ने देश भर के अकेले और परेशान मर्दों का ध्यान खींचा। जो अकेले थे, दुखी थे या जिनकी जिंदगी में कुछ बचा नहीं था, वे बेल को खत लिखने लगे। बेल हर पत्र का जवाब बड़ी मिठास से देती थी, उनसे प्यार जताती, अपनापन दिखाती और फिर बात वहीं जाती। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो अपनी सारी संपत्ति बेच दीजिए, सारा पैसा साथ लाइए और किसी को मत बताइए कि आप कहां जा रहे हैं। पहला शिकार आया जॉन मूअर। उसने अपनी जमीन बेची, बैंक से सारा पैसा निकाला और एक रात ट्रेन से बेल के फार्म हाउस पर पहुंच गया। बेल ने उसे उस रात मोमबत्ती की रोशनी में खाना परोसा, मीठी मीठी बातें की और अपने कमरे में आराम करने को कहा। अगली सुबह जॉन गायब था। न कोई शोर, न कोई शिकायत। बेल वैसे ही सामान्य दिखी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इसके बाद तो जैसे मौत का खेल शुरू हो गया। एक एक करके मर्द बेल के फार्म हाउस पर आते और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाते। शुरू शुरू में उनके परिवारों को कोई शक नहीं होता। उन्हें लगता कि शायद अब उनका रिश्तेदार किसी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका है। लेकिन जब महीनों तक कोई चिट्ठी न आए, कोई आवाज न पहुंचे, तो परिवारों में चिंता होने लगती। पर बेल बहुत चालाक थी। कभी कभी वो किसी तीसरे नाम से चिट्ठी भेज देती,
जिसमें लिखा होता, मैं ठीक हूं, बहुत खुश हूं, चिंता मत करना। चिट्ठी इतनी सफाई से लिखी जाती कि परिवार वालों को उस पर यकीन हो जाता। बेल के फार्म हाउस पर एक नौकर भी था, रे लैम्फियर। वह बेल से प्यार करता था, लेकिन बेल ने उसे बस एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। रे को आदेश दिए जाते, कभी कब्रें खोदने के लिए, कभी शव जलाने के लिए, और कई बार तो लाशों को चुपचाप दफनाने के लिए। रे कभी कभी विरोध करता, लेकिन बेल उसे झूठे प्यार के वादों से मना लेती, और इस तरह वह फार्म हाउस धीरे धीरे एक जिंदा कब्रिस्तान बनता जा रहा था। मिट्टी के नीचे छिपी थीं लाशें, हड्डियां और इंसानी ख्वाहिशों के पिघले हुए सपने। एक बार बारिश के बाद खेत की एक जगह मिट्टी बहुत धंस गई। पास के एक किसान ने बेल से पूछा, मिट्टी इतनी धंस क्यों गई है? बेल ने बिना किसी झिझक के कहा, जानवर बीमार थे, उन्हें यहीं दफनाया है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उस मिट्टी के नीचे इंसानों की लाशें थीं, उन मर्दों की जिनके नाम कभी दर्ज नहीं हुए, जिन्हें कभी कोई ढूंढ नहीं पाया। समय बीतता गया और बेल का लालच बढ़ता गया। अब उसे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, उसे कंट्रोल चाहिए था। वो चाहती थी कि कोई उसे टोकने की हिम्मत न करे, और जो करे उसका अंजाम तय हो। इसी दौरान एक दिन फार्म हाउस पर एक नया आदमी आया, एंड्रू हेल्गेलन। जवान, मजबूत और बेल से कुछ छोटा। बेल को वो अच्छा लगा, लेकिन उसे लगा यह आदमी बाकी शिकारों से थोड़ा अलग है, ज्यादा समझदार, ज्यादा सतर्क। जब एंड्रू ने फार्म हाउस पर पहुंचने के बाद अपने घर वालों को चिट्ठी नहीं भेजी, तो उसके भाई को शक हुआ। उसने खुद बेल को चिट्ठी लिखी। जवाब आया, आपके भाई कुछ दिन हमारे फार्म हाउस पर थे, लेकिन अब वो यहां से चले गए हैं। पर एंड्रू का भाई इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। वह खुद लापोर्ट पहुंचा। बेल के फार्म हाउस के पास पहुंचकर आसपास पूछताछ की। उधर रे लैम्फियर अब बेल से नाराज हो चुका था, क्योंकि बेल अब उसे नजरअंदाज कर रही थी, किसी और आदमी में दिलचस्पी लेने लगी थी। रे को जलन हुई और धीरे धीरे उसके मन में बेल के लिए गुस्सा भरने लगा। बेल को अब डर सताने लगा, कहीं रे सब कुछ पुलिस को न बता दे। उसे लगने लगा कि अब मामला हाथ से निकल सकता है, और यहीं से कहानी में आता है सबसे भयानक मोड़, आग, चीखें और राख। साल था 1908। एक रात लापोर्ट शहर के लोगों की नींद एक भीषण आग से टूटी। बेल के फार्म हाउस से लपटें उठ रही थीं। आसमान धुएं से भर गया। पड़ोसी दौड़ते हुए आए, लेकिन तब तक लकड़ी का घर राख में तब्दील हो चुका था। अंदर जो मिला उसने पूरे शहर को हिला दिया। एक औरत की अधजली लाश, बॉडी का सिर गायब था, जिससे पहचान करना मुश्किल हो गया। लेकिन बच्चों की मौजूदगी और कपड़ों के आधार पर लोगों ने मान लिया यह बेल गणेश ही थी, और किसी ने उसे और उसके बच्चों को जिंदा जला दिया। पूरा शहर सदमे में था। डॉक्टर, पुलिस, पत्रकार, हर कोई फार्म हाउस पर आ गया। लेकिन सवाल खड़ा हो गया कि बेल का सिर कहां गया? आग लगने से पहले गैस की लीकेज कैसे हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सचमुच मर चुकी थी, या यह भी उसका कोई खेल था? पुलिस ने रे लैम्फियर को गिरफ्तार कर लिया। उसी पर शक किया गया कि शायद उसने यह सब किया हो। रे ने पहले इनकार किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने एक चौंकाने वाला बयान दिया। रे ने कहा, बेल मरी नहीं है। उसके मुताबिक बेल ने अपनी मौत का नाटक रचा। उसने एक गरीब औरत को घर बुलाया, उसे मार डाला, उसका सिर काट दिया और खुद के कपड़े उसके शरीर पर पहना दिए। फिर उसने पूरे घर को आग के हवाले कर दिया और खुद सारा पैसा लेकर गायब हो गई। पुलिस को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब फार्म हाउस की खुदाई शुरू हुई तो जो कुछ जमीन के नीचे से निकला उसने पूरे देश को दहला दिया। फार्म हाउस के पिछले हिस्से की खुदाई में जमीन के नीचे दर्जनों शव मिले। किसी के हाथ कटे हुए थे, किसी के सिर गायब थे, किसी की हड्डियां पूरी तरह जली हुई थीं। एक गड्ढे में 2 इंसानी खोपड़ियां मिलीं। गिनती लगातार बढ़ती ही जा रही थी। इसी बीच एक दिन एक गड्ढे से एक आदमी की लाश निकाली गई। उसकी जेब में एक घड़ी और एक चेन थी, जिसे देखकर एंड्रू हेल्गेलन का भाई रो पड़ा। वह एंड्रू की ही थी।
उसका सबसे बड़ा डर अब हकीकत बन चुका था। अब पूरा शहर सन्न रह गया था। लोग समझ चुके थे कि बेल गनेस कोई आम महिला नहीं थी, बल्कि वह एक शातिर हत्यारिन थी। उसने पुरुषों को प्यार और शादी का झांसा दिया, उनका भरोसा जीता, फिर उनका सारा पैसा हड़प लिया और अंत में उन्हें मौत के घाट उतार दिया। एक अनुमान के अनुसार बेल ने कम से कम 14 से 20 लोगों की हत्या की, लेकिन कई पत्रकारों और खोजी रिपोर्ट्स के अनुसार यह संख्या 40 या उससे भी अधिक हो सकती है। रे लैम्फियर को अदालत में पेश किया गया। बेल की मौत को लेकर कोई पक्की पुष्टि नहीं थी। सारे शव उसी फार्म हाउस से मिले थे, इसलिए उस पर हत्या में साथ देने का आरोप लगाया गया। उसे जेल की सजा मिली और कुछ वर्षों बाद जेल में ही उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने बार बार एक ही बात दोहराई, बेल अभी जिंदा है। इसके बाद पूरे अमेरिका में बेल गणेश जैसी दिखने वाली महिलाओं की खबरें आने लगीं, कभी टेक्सास में, कभी शिकागो या न्यूयॉर्क में। लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। वह हर बार किसी नए नाम, नए कपड़ों और नई पहचान के साथ गायब हो जाती थी। एक बार एक महिला को किसी को जहर देने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसका चेहरा, चाल ढाल, बात करने का अंदाज, सब कुछ बेल गणेश जैसा था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वह सिर्फ मुस्कुराई और बोली, अगर मैं ही बेल हूं तो क्या तुम मुझे पकड़ पाओगे? पुलिस खामोश रह गई। कुछ ही हफ्तों में वह महिला जेल से छूट गई और इसी के साथ बेल गणेश एक रहस्य बन गई, एक ऐसा नाम जो सिर्फ अपने अपराधों के लिए नहीं, बल्कि अपने अज्ञात अंत के लिए भी जाना जाने लगा। कुछ लोग कहते हैं कि वह टेक्सास में किसी अमीर महिला के रूप में रह रही है। कुछ का मानना है कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन न कोई सबूत मिला, न कोई तस्वीर और न ही कोई कब्र। बस सन्नाटा। आज भी लापोर्ट के उस फार्म हाउस की जगह पर सिर्फ एक खाली जमीन है, जहां मिट्टी के नीचे दर्जनों अधजली और टुकड़ों में बंटी लाशें दबी पड़ी हैं। और आसमान में गूंजता है एक रहस्यमय सवाल, क्या बेल गणेश मर चुकी है या आज भी कहीं जिंदा है? समय बीत गया, लेकिन बेल गणेश की कहानी कभी पुरानी नहीं हुई। लपोर्ट का वो फार्म हाउस, जहां लोग नई जिंदगी की उम्मीद लेकर आया करते थे, अब वीरान जमीन बन चुका है। वहां न कोई मकान है, न गाड़ी, न बच्चों की हंसी। बस एक गहरी खामोशी, जैसे मिट्टी खुद उन अधूरी चीखों को अपने भीतर समेटकर सो गई हो। इतिहास ने बेल को कई नामों से याद किया, द ब्लैक विडो ऑफ लपोर्ट, हेल्स बेल, और अमेरिका की पहली महिला सीरियल किलर। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसने कभी खुद को एक अपराधी की तरह पेश नहीं किया। वह एक मां थी, एक विधवा थी, पड़ोसियों के लिए एक दयालु महिला, बच्चों की देखभाल करने वाली, एकदम आम महिला जैसी दिखने वाली। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। बेल की हत्याएं जहर या चाकू से नहीं होती थीं, वह भरोसे से मारती थीं। वह पहले इंसान का यकीन जीतती और फिर उसी यकीन को हथियार बनाकर उसकी जान ले लेती। वह शवों को जला देती, टुकड़े करके खेतों में गाड़ देती या मिट्टी में मिला देती, जैसे कोई किसान खाद छुपाता है। रे लैम्फियर के अनुसार बेल ने कभी किसी को मारते हुए अपनी आंखें नहीं झुकाईं। वह बेहद ठंडे दिमाग से, बिना किसी डर के सब करती थी। सब कुछ उसके लिए एक योजना का हिस्सा था। यह सिस्टम की नाकामी की कहानी थी। पुलिस, समाज, पड़ोसी, कोई भी नहीं समझ सका कि एक भोली भाली दिखने वाली औरत के चेहरे के पीछे एक हैवान छिपा है। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने सालों तक बेल गणेश के दिमाग को समझने की कोशिश की, लेकिन वे यह तय नहीं कर पाए कि वह कैसी थी। वह न केवल निर्दयी और खतरनाक थी, बल्कि बहुत चालाक और समझदार भी थी। वो एक ऐसी औरत थी जो कभी शिकार बनी थी और फिर खुद शिकारी बन गई। बेल का दिमाग एक रहस्य ही रह गया। वह लोगों को इंसान नहीं, संपत्ति समझती थी। भावनाएं, रिश्ते, प्यार, ये सब उसके लिए बस एक तरीका था जिससे वह अपना फायदा उठा सके। उसे किसी पर दया नहीं आती थी और उसे किसी बात का डर भी नहीं था। शायद इसीलिए वह कभी पकड़ी नहीं गई। जब अमेरिका के इतिहासकारों ने सबसे खतरनाक महिला अपराधियों की सूची बनाई, तो बेल गणेश का नाम सबसे ऊपर था। आज बेल गणेश का नाम एक रहस्यमयी कहानी बन चुका है। उस पर फिल्में बनाई गईं,
किताबें लिखी गईं और डॉक्यूमेंट्री भी बनी, लेकिन उसका असली सच क्या था, ये आज तक कोई नहीं जान सका। अगर वह जिंदा थी, तो कहाँ गई? क्या वो किसी दूर गांव में अकेली बूढ़ी औरत बनकर चुपचाप रह रही थी? क्या उसके पास आज भी छिपे होंगे बीमा के पुराने कागज, कुछ सोने के सिक्के और शायद कोई इंसानी खोपड़ी? कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस जमीन में दफना दी जाती हैं। बेल गनेस की कहानी भी ऐसी ही है, और आज भी इतिहास के अंधेरे कोनों में एक सवाल गूंजता है, वो आखिर थी कौन और कहां गई? तो दोस्तों, ये थी बेल गनेस की खौफनाक और रहस्यमयी कहानी। एक ऐसी औरत जो मासूम दिखती थी, लेकिन उसके अंदर एक सीरियल किलर छुपा बैठा था। इंसानों को प्यार का झांसा देती और मौत की नींद सुला देती। अब सवाल बस इतना है, क्या वो सच में मर चुकी थी या आज भी कहीं जिंदा है? अगर आपको ये कहानी डरावनी, हैरान करने वाली या दिलचस्प लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या बेल गनेस मर चुकी थी या अब भी हमारे बीच कहीं घूम रही है? के और हाँ, ऐसी ही सच्ची लेकिन रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक और हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।